स्वागत है दोस्तों, एक ऐसा वार जो तबाही, बर्बादी और दर्द के सिवा इंसानों को कुछ नहीं दिया। The British pilots hold out, giving everything they have. इस वॉर में कई मिलियंस लोग मारे गए, बहुत से बड़े बड़े शहर बुरी तरह से तहस-नहस हो गया। पूरी दुनिया में आज से पहले इतनी ज्यादा लोगों की जान कभी नहीं गया था और इसलिए इस वॉर को डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री कहा जाता है। इस वॉर में पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई थी। पहला था एलाइज पावर और दूसरा एक्सिस पावर, और ये वॉर भी हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से ही। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। इवेंट आज के समय में सभी प्रकार के जियो पॉलिटिकल इवेंट और इंटरनेशनल रिलेशन को ट्रेस बैक किया जा सकता है सिर्फ इस एक वॉर से। आपने आज तक तो जरूर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानियां सुने ही होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में समझते हैं वर्ल्ड वॉर 2 की पूरी कहानी को। आखिर क्या हुआ था इस वॉर में और क्यों हुआ था और इसका पूरा इफेक्ट क्या पड़ा पूरी देश पर, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ये है वर्ल्ड वॉर 2 की हकीकत की कहानी। हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1918 से, जब पूरे देश में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ और जिन जिन देशों ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को जीता था वो देश हारने वाले देश को बर्बाद करके रख दिए। यूके, फ्रांस और रशिया, इन सभी ने हारने वाले देशों को टुकड़ी करके आपस में बांट लेते हैं और साल 1919 में ट्रीटी ऑफ पीस साइन कराया गया, जिसमें जीतने वाले देश अपने अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर डिमांड को रखा गया। लेकिन इन सभी डिमांडों में से एक ऐसा भी डिमांड था जो बहुत ही ज्यादा अनफेयर था, जिसे बोला जाता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दोषी जर्मनी को ही बताया जाता है। इस ट्रीटी में एक काफी अनफेयर सी बातें थी। आर्टिकल 231, जिसमें बोला गया कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का दोषी जर्मनी ही है और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जितना भी नुकसान हुआ है उन सभी नुकसानों का वजह जर्मनी देश है और जर्मनी देश इस नुकसान का पूरा भरपाई करेगा। चाहे इस वॉर में गलती किसी का भी हो, नुकसान की भरपाई जर्मनी ही करेगा। जिस कारण ट्रीटी ऑफ वर्साइल की वजह से जर्मनी देश को $33 बिलियन का फाइन किया गया। ये अमाउंट इतनी ज्यादा है, अगर आज के समय में इस अमाउंट को देखा जाए तो $599 बिलियन होता है। ये अमाउंट इतनी ज्यादा थी कि जर्मनी देश इसे पे करने में लगभग 100 सालों का समय लगाया और साल 2010 में जाकर इसकी लास्ट पेमेंट किया था। और इसके अलावा इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल में ये भी बोला गया कि जर्मनी अपनी खुद की आर्मी भी नहीं रख सकती है। जब इस पैसे की पहली पेमेंट की जाती है साल 1921 में, इसी के तुरंत बाद जर्मनी की इकोनॉमी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगता है। इसकी एक मेजर रीजन ये भी था कि जर्मनी की सरकार अंधाधुन पैसे की छपाई कराने लगता है, जिससे जर्मनी की हालत और ज्यादा खराब होने लगी। और एक समय ऐसा हो गया कि जर्मनी के लोगों के पास बहुत पैसे थे, उनके बच्चे पैसों की गड्डियों से खेलने लगे थे और महंगाई इतनी ज्यादा हो गई थी कि एक पैकेट ब्रेड को खरीदने के लिए लोग अपनी गाड़ियों में पैसे भर भर कर ले जाया करते थे और हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे थे और अनएम्प्लॉयड बढ़ने लगे थे। और इसी पर्टिकुलर टाइम पर एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर की, एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो पूरी जर्मनी के लोगों को अपने भाषण के थ्रू उन्हें बेवकूफ बनाना अच्छी तरह से जानता था, जो हजारों लाखों लोगों की बड़ी बेरहमी से जान ले लेता है। हालांकि हिटलर इस टाइम पर बड़ी बड़ी रैलियां करता था अपने नाजी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए और इस समय जर्मनी के लोग बहुत परेशान थे और उन्हें बहकाना भी आसान था और इसी चीज का फायदा हिटलर उठाता है। लोगों के बीच भड़काऊ भाषण देता है, लोगों में अफवाहें फैलाई जाती है। हिटलर सबको ये बताता है कि आज जर्मनी का जो हालात है और जर्मनी की जो इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, इन सभी के कारण ये ज्यूस है, इन ज्यूस के वजह से ही जर्मनी का नाम बदनाम हुआ है। और इसी तरह के प्रोपोगेंडा को चलाया जाता है, हेट स्पीच देखने को मिलते हैं, बहुत सारी रैलियां कराई जाती है। फिर वहीं दूसरी तरफ पूरे वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिलते हैं साल 1928 में, जिस वजह से जर्मनी में अनएम्प्लॉयमेंट की हालत और ज्यादा बद से बदतर होने लगी और साल 1933 में लगभग 6 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे और बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे, बच्चे भूख से मर रहे थे। और इस तरफ हिटलर जर्मनी के लोगों को अपनी भाषणों से मैनिपुलेट कर लेता है और वहाँ के लोगों से वादा करता है कि वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल को नहीं मानेगा और जर्मनी की किस्मत को बदलेगा। तब जाकर हिटलर साल 1933 में जर्मनी का चांसलर बन जाता है और सारी पावर अपनी हाथों में लेकर खुद को डिक्टेटर घोषित कर देता है। और अब जाकर हिटलर अपने सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है, एक ऐसा राज्य जहाँ सिर्फ आर्यन रेस के लोग ही रहेंगे, यहाँ ज्यूस और स्लाविक लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं होगा। और अब साल 1935 में
सभी देशों को पता चलता है कि जर्मनी के पास खुद की मिलिट्री है। अब इस पे आप पूछेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, सभी देशों के पास अपनी अपनी मिलिट्री होती है, लेकिन इस ट्रीटी ऑफ वर्साई के अकॉर्डिंग जर्मनी के पास अपनी कोई भी मिलिट्री पावर नहीं रख सकती थी और ये बहुत ही ओपन तरह से हिटलर इस ट्रीटी ऑफ वर्साई को इग्नोर करने लगा। और इस टाइम पे कुछ देशों को ये लगता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साई में जो भी लिखा गया है वो जर्मनी के लिए काफी ज्यादा अनफेयर है और ब्रिटेन को ये लगता है कि हम इससे इतनी ज्यादा फाइन लेते हैं जिससे जर्मनी की हालत बहुत खराब हो गई है और ऊपर से ये खुद की सेना भी नहीं रख सकता है, तो ये कैसे अपनी सुरक्षा कर पाएगा। जिसके बाद साल 1935 में ब्रिटेन जर्मनी के साथ एंग्लो जर्मन नेवल एग्रीमेंट साइन करता। इसी एग्रीमेंट के अनुसार अब जर्मनी के पास ये अधिकार था कि वो अब मिलिट्री पावर रख सकती है और इस चीज का फायदा हिटलर बहुत ही अच्छी तरह से उठाता है। तब हिटलर अपनी मिलिट्री पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर आर्मी हो। हिटलर अपनी तीनों सेना को एडवांस हथियार और बेस्ट ट्रेनिंग देता है। साल 1938 जब हिटलर को ये लगता है कि अब उसकी मिलिट्री वॉर के लिए प्रिपेयर्ड हो गई है, तब हिटलर की नजर वॉर के लिए सबसे पहले ऑस्ट्रिया देश पे पड़ती है। 1938 को हिटलर ऑस्ट्रिया के चांसलर गॉट शूसनिंग से मिलते हैं। हिटलर इसे धमकाकर एक एग्रीमेंट साइन करा लेता है। इस एग्रीमेंट के तहत हिटलर अपने लोगों को ऑस्ट्रिया की सरकार में जगह देता है और ऐसा होने से एक महीने के अंदर बहुत सी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है और ऑस्ट्रिया के चांसलर पर एक अलग से ही प्रेशर बनाया जाने लगा। तब ऑस्ट्रियन चांसलर को ये लगता है कि अगर हमें इन सभी चीजों को रोकना है तो क्यों न जनता से ही पूछ लिया जाए, क्या ऑस्ट्रिया इंडिपेंडेंट कंट्री रहना चाहता है या फिर इन नाजी लोगों के साथ मिल जाना चाहिए। मतलब यही कि जर्मनी के साथ मर्ज हो जाना चाहिए और इस चीज के लिए वहाँ के चांसलर ये सोचते हैं कि एक नेशनल वोट करा लेते हैं। जैसे ही ये नेशनल वोट की खबर पता चलती है हिटलर को, तो तुरंत हिटलर अपनी आर्मी को मर्ज कर देता है ऑस्ट्रिया में और इन सभी चीजों को देखकर ऑस्ट्रियन चांसलर अपनी सीट से रिजाइन दे देता है। गॉट शूसनिंग ये नहीं चाहते थे कि कोई भी खून खराबा हो यहाँ पर। यहाँ हिटलर अपनी प्रोपोगेंडा के थ्रू और बिना किसी वॉर के इस ऑस्ट्रिया को अपने कब्जा में कर लेता है। अब हिटलर की नजर जाती है दूसरे देश पर जो कि रहता है चेकोस्लोवाकिया। इस चेकोस्लोवाकिया के बॉर्डर पर एक रीजन होता है सुडेटनलैंड। इस जगह पर अधिकांश लोग जर्मनी का रहा करते थे, जिस वजह से हिटलर बोलता है ये वाला एरिया तो जर्मनी का होना चाहिए। और इस टाइम पर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर होते हैं नेविल चैम्बरलिन, जिन्होंने हिटलर के साथ एक म्यूनिच एग्रीमेंट साइन करते हैं और उस सुडेटनलैंड वाले एरिया को हिटलर को दे दिया जाएगा। लेकिन इस चीज के बदले हिटलर को ये वादा करना होगा कोई भी वॉर नहीं होगा। असल में ये नेविल चैम्बरलिन कोई वॉर नहीं करना चाहते थे और इसी कारण से इस एरिया को हिटलर को दे देते हैं। लेकिन इसी के कुछ महीने बाद मार्च 1939 को हिटलर अपने आर्मी से बाकी के बचे चेकोस्लोवाकिया की राजधानी पर अटैक करा देता है और आसानी से जर्मनी आर्मी यहाँ पर जीत जाती है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम जर्मनी आर्मी थोड़ा बहुत लड़ाई करती है और इस चेकोस्लोवाकिया को जर्मनी में इंक्लूड कर लिया जाता है। जब हिटलर इस चेकोस्लोवाकिया को जीत जाता है तब उसकी नजर आगे बढ़ती है और पड़ती है पोलैंड देश पर। अब हिटलर पोलैंड देश पर राज करने के लिए हिटलर बहुत ही होशियारी से सोवियत यूनियन के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट को साइन कराता है साल 1939 को, यानी कि उसी सेम ईयर को। इस पैक्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों कंट्री आपस में अटैक नहीं करेंगे। अगर इस टाइम पे देखा जाए तो ये सोवियत यूनियन इस हिटलर के साथ साइन क्यों कर लिया, क्योंकि सोवियत यूनियन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही जर्मनी के खिलाफ रहा है। लेकिन इन सभी के पीछे का कारण था पोलैंड पर राज करना। 1 सितंबर 1939 को हिटलर अपने 10 लाख ट्रूप्स को पोलैंड की ओर रवाना कर देता है और इस टाइम पे बाकी के सभी देश ये देखकर चौंक जाते हैं। तब ब्रिटेन, फ्रांस, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ये सभी देश वॉर को डिक्लेयर कर देते हैं जर्मनी के खिलाफ में। लेकिन हिटलर इसे भी इग्नोर कर देता है और इस टाइम पे ये जो वॉर को डिक्लेयर किया गया था इसे फोनी वॉर बोला जाता है। इसमें कोई भी देश जर्मनी पर अटैक नहीं किया और पोलैंड को कोई भी देश अपना मिलिट्री हेल्प नहीं दिया। जब हिटलर की आर्मी पोलैंड पर इन्वेजन करती है और दूसरी तरफ से सोवियत यूनियन भी पोलैंड पर अटैक कर देता है और इस वॉर को सोवियत यूनियन और हिटलर मात्र 7 दिन में जीत जाते हैं। जीतने के बाद पोलैंड को 2 टुकड़े में कर आधा जर्मनी लेता है और आधा सोवियत यूनियन ले लेता है। यहाँ आपको पता होना चाहिए हिटलर की वॉर स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसे ब्लिट्जक्रीग कहा जाता है। इसी स्ट्रेटेजी की मदद से हिटलर बहुत से देशों को जीत लिया। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी थी जिसमें हिटलर बहुत ही फास्ट अपने दुश्मनों पर अटैक करता था अपनी आर्मी और टैंकों की मदद से, और ऊपर से एयरफोर्स की मदद से बहुत ही फास्ट अटैक करवाया जाता था, जिसे बोला जाता है लुफ्टवाफे। इस स्ट्रेटेजी की खास बात ये थी कि वो अपने दुश्मनों पर इतनी फास्ट अटैक करते थे जिससे कि दुश्मनों को संभलने तक का मौका भी नहीं मिलता था। हिटलर हमेशा ये चाहता था कि वो हमेशा छोटी छोटी वार को लड़े जिससे कि वो उस वार को तुरंत ही खत्म कर सके, और इन्हीं सभी रीजन से हिटलर अपनी आर्मियों को ड्रग्स दिया करता था।
But in reconnaissance memos, it wasn't the aeroplane that amazed Allied engineers. हिटलर अपनी आर्मियों को ड्रग्स इस वजह से देता था ताकि उसकी आर्मी थक ना सके और सोए भी ना और दिन रात वॉर को लड़ते रहे। आगे चलकर आपको ये पता चलेगा कि कैसे हिटलर अपने इस ब्लिट्जक्रिग स्ट्रेटेजी की मदद से बहुत सी वॉर को जीत जाता है। और अब दूसरी तरफ जब हिटलर और सोवियत यूनियन पोलैंड को आपस में बांट लेते हैं, उस समय सोवियत यूनियन के प्राइम मिनिस्टर जोसेफ स्टालिन थे और स्टालिन को ये लगता था कि हिटलर अब फिनलैंड पर आक्रमण करेगा। स्टालिन ये नहीं चाहता था कि हिटलर फिनलैंड पर इन्वेजन करे और तो और स्टालिन हिटलर पर ट्रस्ट भी नहीं करता था। इसी वजह से स्टालिन ये सोचता है कि हिटलर फिनलैंड पर अटैक करे और कब्जा जमाए उससे पहले सोवियत यूनियन ही फिनलैंड पर अटैक कर देता है नवंबर 1939 को। और ये वॉर 2 से 3 महीने तक लगातार चलती है और मार्च 1940 को इस वॉर को खत्म किया जाता है। सोवियत यूनियन फिनलैंड के साथ एक मॉस्को एग्रीमेंट साइन कराता है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग फिनलैंड अपनी टेरिटरी में से 11% जमीन सोवियत यूनियन को दे देता है। और इस टाइम पर हिटलर की नजर फिनलैंड पर नहीं था बल्कि नॉर्वे और डेनमार्क पर पड़ी हुई थी। तब हिटलर 9 अप्रैल 1940 को नॉर्वे और डेनमार्क पर इन्वेजन कर देता है। हिटलर यहाँ पर बहुत ही आसानी से इस वॉर को जीत जाता है और इसी के 1 महीने बाद 10 मई 1940 को हिटलर हमला करता है बहुत सारे देशों पर। फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड और लक्समबर्ग, इन सभी देशों पर एक साथ इन्वेजन कर देता है। और इस अटैक को देखकर हर कोई ये समझ गया था अब हिटलर कहीं रुकने वाला नहीं है। यहाँ पर भी हिटलर अपनी ब्लिट्जक्रिग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता है, जिसके लिए हिटलर 1000 से भी ज्यादा फाइटर जेट और जमीन पर 30 लाख सोल्जर उतारता है इस वॉर में। यहाँ हिटलर अपनी आर्मियों को 3 ग्रुप में डिवाइड करता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। और यहाँ पर हिटलर की प्लान ये था कि ग्रुप बी को ये काम दिया गया कि वो नेदरलैंड पर अटैक करेगा और फिर बेल्जियम की तरफ आकर एलाइज फोर्सेस पर आक्रमण करे। फिर ग्रुप सी को ये बोला गया कि फ्रांस के मैग्नोट लाइन पर जाकर एलाइज आर्मी पर अटैक करेगा। लेकिन यहाँ पर हिटलर ग्रुप ए के लिए बहुत ही ग्रेट प्लान बनाता है जिसके बारे में अभी तक किसी ने नहीं सोचा था। यहाँ पर हिटलर का प्लान यह था कि ग्रुप सी का जो अटैक था फ्रांस के मैग्नोट लाइन पर, वो अटैक सिर्फ एक दिखावा था जिसकी मदद से ग्रुप ए को थोड़ा ज्यादा टाइम मिल सके ताकि ग्रुप ए अपना मिशन को पूरा कर सके। फ्रांस के अंदर इंटर करना इस आर्डिनेस फॉरेस्ट के थ्रू, और ये फॉरेस्ट बहुत ही बड़ा जंगल था जिसे फ्रांस के मिलिट्री एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि इस जंगल के थ्रू जर्मनी सोल्जर कभी भी नहीं आ सकते हैं क्योंकि यहाँ से आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। जिस वजह से फ्रांस की आर्मी ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया था कि जर्मनी आर्मी कंफर्म इसी फॉरेस्ट से आएगी। तब जर्मनी आर्मी 40,000 से भी ज्यादा मिलिट्री व्हीकल्स और टैंकों को लेकर इस फॉरेस्ट के थ्रू घुसता है और 15 मई 1940 को ग्रुप ए सेडान को कैप्चर कर लेता है, फिर नॉर्थ की ओर चल देता है। उधर ब्रिटिश आर्मी और फ्रेंच आर्मी के जो सोल्जर फाइट कर रहे थे ग्रुप बी के साथ, तो ये आर्मी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं अपने पीछे जर्मनी आर्मी को देखकर। तब ये ब्रिटिश आर्मी और फ्रेंच आर्मी तीनों दिशा से घिर चुके रहते हैं इन हिटलर की आर्मियों के द्वारा और ब्रिटिश आर्मी और फ्रेंच आर्मी को भागने का एक ही रास्ता बचता है समुद्र की ओर से, यानी कि डंकर्क के पोर्ट के पास से। डंकर्क में जो वॉर होता है वो वर्ल्ड वॉर 2 का एक बहुत ही बड़ा मोड़ था। डंकर्क पोर्ट के पास लगभग 4 लाख एलाइड ट्रूप्स डंकर्क के बीच में फंसे हुए थे और बहुत ही तेजी से हिटलर की आर्मी इस तरफ बढ़ते जा रही थी और एलाइड ट्रूप को बचने का कोई भी रास्ता नहीं था सिवाय समुद्र के थ्रू ही निकला जा सकता था। और अगर इन सभी सोल्जर को इस टाइम पर नहीं बचाया जाए तो यहाँ पर 4 लाख ट्रूप्स मारे जाएंगे जिससे कि ब्रिटेन और फ्रांस का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और इस टाइम पर विंस्टन चर्चिल इन सभी सोल्जरों को बचाने के लिए एक प्लान बनाते हैं जिसके बाद इन्होंने 26 मई 1940 को ऑपरेशन डायनेमो को लॉन्च करते हैं और इस मिशन को पूरा करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। अब जहां हिटलर की आर्मी जमीन पर पूरी तरह से डंकर्क के बीच तक पहुंच चुकी थी और ब्रिटेन और फ्रांस की आर्मियों पर लगातार फायरिंग कर रही थी और हिटलर की एयरफोर्स ऊपर से अंधाधुंध बम की बारिश कर रहा था। डंकर्क में जो हुआ उस पूरी घटना पर एक बहुत ही बड़ी फेमस मूवी बनाई हुई है जिस मूवी का नाम है डंकर्क। फिर 4 मई 1940 को 3 से 3.5 लाख सोल्जरों को बचा लिया जाता है, लेकिन इस दौरान बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स वहीं पर बर्बाद हो जाते हैं और फ्रांस इस वॉर को हार जाता है। 22 जून 1940 को फ्रांस हिटलर के सामने सरेंडर कर देता है और अगर इस टाइम पर जुलाई 1940 तक देखा जाए तो हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 को जीत चुका था। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, नीदरलैंड और लक्समबर्ग, और इस टाइम पर सिर्फ एक देश बचा था, ब्रिटेन, जो कि जर्मनी के खिलाफ में था। अब आप बोलेंगे
अमेरिका का क्या हुआ? असल में अमेरिका का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफी ज्यादा नुकसान हो चुका था, जिस वजह से अमेरिका ये बोला कि यूरोप में जो भी होता है यूरोपियन वो खुद ही संभाले, मैं इस वर्ल्ड वॉर 2 से दूर ही रहूंगा। और इसी वजह से अमेरिका इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं हुआ था। लेकिन अंत में ऐसा क्या हुआ जो अमेरिका जापान के ऊपर एटॉमिक बम मार देता है, जिसमें लाखों के लाखों लोग मर जाते हैं। और तो और ऐसा क्या हो गया हिटलर के साथ, जो कि वो खुद को ही गोली मार लेता है। चलिए समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही जल्दी आने वाली है।